हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की बड़े भाई साहब का पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले वाले में हमने देखा था कि जो लेखक के बड़े भाई थे वो काफ़ी उनको प्रवचन देते थे पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन जो छोटे भाई थे वो भी अपनी आदत से मजबूर थे और वो खेलने कूदने में ज़्यादा मन लगाते थे। तो बड़े भाई साहब उनको समझाते थे कि कितना कठिन है अंग्रेजी, कितना कठिन है गणित, अलजेब्रा, ज्योमेट्री अर्थात, और कितना कठिन है इतिहास कि एक ही नाम रहता है और बार बार उसको प्रथम द्वितीय तृतीय लगा दिया जाता है सिर्फ, लेकिन सबके काम अलग अलग होते हैं तो उनको याद रखने में काफी परेशानी होती है बच्चों को। उसी क्रम में वो आगे कहते हैं कि हेनरी जो नाम है वो एक ही नाम है और उसी नाम के आगे हेनरी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ऐसा लगा दिया गया है और सबके काम जो है वो अलग अलग हैं। यानी कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का खेल हो गया है और पता नहीं कितने जेम्स हुए, पता नहीं दर्जनों विलियम्स हुए हैं, कितने ढेर सारे चार्ल्स हुए हैं और इन सभी के चक्कर में क्या होता है कि जो हमारा दिमाग है उसको चक्कर आने लगता है। क्योंकि सभी अलग अलग के अगर नाम होते तो हमें उनके कार्यों को याद रखने में आसानी होती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हेनरी प्रथम ने अगर कोई काम किया है तो हेनरी द्वितीय ने कोई दूसरा काम किया है, तो सिर्फ यहाँ पे नंबर्स का खेल रह गया है। और लेखक कहीं ना कहीं शिकायत करते हुए ये भी कहते हैं कि अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं इनको पता नहीं कितने लाखों नाम बता देता, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्यों कोई नाम ही नहीं मिल रहा था, क्या कि एक ही नाम के आगे प्रथम द्वितीय और तृतीय लगाते चल रहे थे। और उसकी आगे वो कहते हैं कि ज्योमेट्री की तो बस खुदा की पनाह है, यानी ईश्वर ही हमारी रक्षा कर सकते हैं ज्योमेट्री में। अब ज की जगह ज ब लिख दिया तो सारे नंबर कट जाते हैं, अर्थात खाली अगर एक अक्षर इधर से उधर हो गया तो उसमें पूरे नंबर ही कट जाते थे। और लेखक का अपना खुद का मानना था कि अगर हम अ ब ज की जगह पे अ ज ब लिख दें तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों को परेशान करने के लिए है। और उसके लिए वो अपना एक उदाहरण भी देते हैं कि यदि हमने किसी को कहा कि दाल भात रोटी खाओ या फिर भात दाल रोटी खाओ तो इसमें क्या अंतर रह जाता है, क्योंकि दोनों से ही तो पेट भरता है और दोनों खाना, चाहे हम भात दाल रोटी खाएं चाहे दाल भात रोटी खाएं, पेट भरना है और शरीर को उससे पोषक तत्व तो मिलना है, यही बात है। सिर्फ खाना इसीलिए हम खाते हैं, लेकिन इनका तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। परीक्षकों को तो अपनी ही भाई पड़ी हुई है और उनको तो जैसे नंबर जैसे अक्षर चाहिए बस वैसे ही चाहिए, उसमें कोई फेरबदल नहीं चाहिए। और चाहे उसके लिए बच्चे बेचारे अक्षर रट रट के परेशान हो जाएं। और इसी क्रम में वो ये कहते हैं कि एक तरीके से की जो शिक्षा प्रणाली है वो रटंत शिक्षा प्रणाली में बदलती जा रही है, क्योंकि जब ऐसी बेसिर पैर की बातें पढ़नी पड़े तो उसको दिमाग लगा के समझना तो मुश्किल हो जाता है, सिर्फ रटना ही पड़ता है। तो वहीं वो कह रहे हैं, इस रेखा पर यह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगुना हो जाएगा, पूछिए इनसे प्रयोजन दुगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह खुराफात याद करनी पड़ेगी। उसी में वो कहते हैं कि भाई अगर एक लाइन खींची है तो उस पे बीच में से आधार लगा दो तो ये उसका दुगुना हो जाएगा। फिर वो ये कहते हैं चाहे ये दुगुना हो जाए चाहे 3 गुना हो जाए चाहे आधा ही रह जाए मेरी बला से, मुझे क्या करना है। लेकिन हाँ भाई, अब परीक्षा देनी है, पास होना है तो ये सब बेकार की चीजें याद रखनी पड़ेंगी। समय की पाबंदी पर वो कहते हैं कि भाई हमको एक निबंध लिखना है जिस पे लिखा होता है समय की पाबंदी, और उस निबंध को कम से कम 4 पन्ने में लिखना है। अभी आप ये खुद सोचिए कि लिखा है समय की पाबंदी, यानी कम से कम समय में लिखना है और उसको लिखना 4 पन्ने में है। ये तो अपने आप में 2 तरीके की बात हो गई। अब कापी सामने खोलें, कलम हाथ में लें और उसके बाद उसमें लिखें। कौन जानता है कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी होती है, सभी लोगों को पता है, लेकिन इसमें सिर्फ जीवन का संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे कोई लिखेगा, और जो एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की भी क्या जरूरत है। मैं तो इसे हिमाकत ही कहता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। यानी लेखक यही कह रहे हैं कि हमें लिखना है समय की पाबंदी यानी समय का महत्व, और इस एक वाक्य को इतना ज्यादा 4 पन्नों में कोई क्या लिख सकता है, और इस पे अगर 4 पन्ने लिखने ही है तो कहीं ना कहीं समय की पाबंदी नहीं हो रही है, समय की बर्बादी ही हो रही है। उसके आगे वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राय ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रगड़ने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे भी लिखें। पन्ने भी पूरे फुल स्केप के आकार के होते हैं और यह छात्रों पर अत्याचार नहीं है तो क्या है। अनर्थ तो यह भी कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो,
और समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक है, संक्षेप का अर्थ होता है 4 पन्ने, तो शायद अगर संक्षेप नहीं लिखते तो ये 200 पन्ने लिखवाते। यहाँ पे लेखक वही कह रहे हैं कि भाई एक तरफ कह रहे हैं समय की पाबंदी यानी आपके पास समय कम है, और दूसरा ये कह रहे हैं संक्षेप में लिखो, और संक्षेप का अर्थ होता है कम से कम और छोटा, और लिखना उसको 4 पन्ने है। तो अब ये क्या है, ये बच्चों पर और छात्रों पर अत्याचार ही तो है। और अच्छा हुआ कि इन्होंने कहा कि संक्षेप में लिखो, क्योंकि अगर शायद संक्षेप नहीं देते तो ये कम से कम 200-400 पन्ने तो हमसे लिखवा ही लेते। और कितना भी कोई तेज लिखे फिर भी इतना तो फास्ट नहीं लिख सकता है। और लेखक वही कहते हैं कि ये बात ही अपने आप में एकदम उल्टी है, और बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं है। वहीं कहीं ना कहीं वो अध्यापकों से भी शिकायत करते हैं कि जब एक छोटा सा बच्चा भी इस बात को समझ रहा है कि कम से कम समय में संक्षेप में लिखना है, लेकिन इन अध्यापकों को कौन समझाए कि 4 पन्ने में एक ही बात को कितना ठूसा जा सकता है, कितना बढ़ाया जा सकता है। और उस पर वो कहते हैं कि भाई ये अपने आप को अध्यापक कर रहे हैं और इतनी छोटी बात भी नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि बच्चे भी समझ जाते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि यदि तुम मेरे क्लास में आओगे तो तुम्हें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, अर्थात बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, और जब तक तुम मेरे क्लास में नहीं आओगे तब तक तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम नहीं होगा। आटे दाल का भाव मालूम होने का अर्थ होता है सही बात का पता चलना। तो जाहिर सी बात है, जब तक किसी के ऊपर स्वयं कुछ नहीं पड़ता है तब तक वो उसकी परेशानियों को नहीं समझ पाता है। तो वहीं यहाँ पे लेखक उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके जो बड़े भाई हैं लेखक को। और फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि यदि तुम एक क्लास में अव्वल आ गए, अर्थात एक क्लास में फर्स्ट आ गए, तो तुम्हारे पांव जमीन पर नहीं टिक रहे हैं, और आगे हमेशा ऐसा ही हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसीलिए वो समझा रहे हैं कि मैं भले तुमसे बड़ा हूँ और कितनी बार भी मैं फेल हुआ हूँ, लेकिन इस संसार का जो अनुभव है वो मुझे तुमसे ज्यादा है। इसलिए मैं जो कुछ भी तुमसे कहता हूँ वो उसको ध्यान से सुना करो और गांठ बांध लो। स्कूल का समय निकट था, कहीं नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होगी। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। अर्थात ये भी चीज था कि जब इतना सारा कुछ उनके भाई ने उनको सुना दिया था, तो उसके बाद ये हो गया था कि लेखक का मन फिर से कहीं ना कहीं बहुत उदास हो गया था, और वो ये सोच रहे थे कि इनकी जो उपदेशों की माला है वो कब समाप्त होगी। और उसके चक्कर में इतना ज्यादा वो सुन चुके थे कि उन्हें खाना भी बेस्वाद लग रहा था। और कहा भी जाता है कि भाई जब पास होने के बाद आपको अगर इतना तिरस्कार हो, यानी आपकी इतनी बेइज्जती हो, तो फेल होने पर तो वो सोच रहे थे कि शायद ये मेरे प्राण ही ले लेंगे, यानी मुझे मार ही डालेंगे। जब मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ तब मुझे ये इतना सुना रहे हैं, तो फेल होगा तो क्या होगा। और बड़े भाई साहब ने जो आगे की कक्षा की पढ़ाई थी वो इतनी भयंकर बता दी थी उनको, लेखक को, कि वो पहले से ही बेचारे बहुत ज्यादा डर गए थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये स्कूल छोड़ के कहीं मैं भाग जाऊं। और लेकिन इतना तिरस्कार और इतना ज्यादा उपदेश देने के बावजूद भी जो लेखक थे उनकी जो रुचि थी, अर्थात जो उनका इंटरेस्ट था, वो बुक में कभी भी नहीं हुआ। और वो उसी हिसाब से जब भी उन्हें समय मिलता था वो खेलते कूदते रहते थे, और पढ़ने में उनका बिल्कुल भी मन लगता नहीं था। और सिर्फ इतना ही वो पढ़ते थे कि बस जो रोज का होमवर्क है और क्लास में उनको बेइज्जती ना सहनी पड़े, बस उसी हिसाब से पढ़ लेते थे। और उनको खुद पे जो विश्वास था वो अब धीरे धीरे लुप्त हो गया था, और वो एक ऐसा जीवन जीने लगे थे कि हाँ बस थोड़ा सा पढ़ना है और बाकी खेल कूद में अपना समय बिता देना है। फिर से एक बार फाइनल एग्जाम हुआ, सालाना अर्थात फाइनल एग्जाम जो होता है, और कुछ ऐसा संयोग फिर से हुआ कि बड़े भाई साहब वापस फेल हो गए, और जो लेखक थे वो फिर पास हो गए। और उन्होंने तो बहुत ज्यादा मेहनत की भी नहीं थी लेखक ने, और फिर भी वो क्लास में न सिर्फ पास हुए, दूसरी बार भी फर्स्ट आ गए। अब लेखक को खुद को भी बहुत ज्यादा आश्चर्य होने लगा था कि ये हो कैसे रहा है। और बड़े भाई साहब एक तरफ हैं कि जो प्राणांत तक परिश्रम कर रहे हैं, यानी मरते दम तक जैसे परिश्रम किया जाता है इतना परिश्रम कर रहे हैं, और वो फेल हो जा रहे हैं। और उन्हें कोर्स के एक एक शब्द को उन्होंने रट लिया है, और रात के 10-10 बजे तक, सुबह 4 बजे उठ करके इतना पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद वो फेल हो जा रहे हैं। और मैं तो इतने आराम से खेल कूद रहा हूँ और थोड़ा बहुत ही पढ़ता हूँ, उसके बावजूद भी मैं पास हो जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो लेखक थे उनको अपने बड़े भाई पर दया आने लगी थी,
और जब उनको ये रिजल्ट सुनाया गया था तो लेखक के बड़े भाई थे वो रोने लगे थे, और उसके अपने बड़े भाई को रोते हुए देख करके जो छोटे भाई अर्थात जो लेखक थे वो भी रोने लगे थे। और उनको अपने पास होने की या फिर क्लास में प्रथम आने की जो खुशी थी वो बहुत कम रह गई थी। और वो सोचे कि अगर मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना इतना दुख नहीं होता, लेकिन भाई जो विधाता की लिखी हुई है उसको कोई टाल तो सकता नहीं है। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का और अंतर रह गया था। यानी हमने शुरुआत में देखा था कि जो लेखक के बड़े भाई थे वो उनसे 5 साल बड़े थे और 3 दर्जे आगे थे, लेकिन फेल होते होते अभी एक ऐसा समय भी आ गया था कि जो लेखक के बड़े भाई थे वो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास आगे रह गए थे। तो कहीं न कहीं ऐसा लेखक के मन में एक कुटिल भावना कह सकते हैं, यानी बुरा विचार आया था कि कहीं ऐसा न हो कि बड़े भाई साहब एक बार और फेल हो जाए और मैं उनके बराबर में आ जाऊं, और फिर ये मेरी जो फजीयत है या फिर मेरी बेइज्जती या जो मुझे उपदेश देते वो किस प्रकार दे पाएंगे। लेकिन तब तक वो तुरंत उन्होंने अपने आप को उस विचार से अलग किया और कहा नहीं नहीं, मैं इतनी गलत भावना तो नहीं रह सकता हूँ अपने भाई के साथ में, आखिरकार मुझे उनके बारे में भी सोचना चाहिए, और अगर वो मुझे डांटते हैं तो मेरे ही भले के लिए डांटते हैं। मुझे इस समय ये उनकी बातें भले खराब लग रही हैं, लेकिन उनके उपदेशों का है कि मैं जो भी थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ उसी की वजह से अच्छे अंक ले आ रहा हूँ और आराम से पास हो जा रहा हूँ। अब भाई साहब का स्वभाव जाहिर सी बात है, जब 2 बार फेल हो गए और वहीं दूसरी तरफ जो छोटा भाई था इतना कम पढ़ के भी क्लास में फर्स्ट आ रहा था, और दोनों के अब क्लास में काफी अंतर रहने गया था, सिर्फ एक क्लास का अंतर रह गया था, तो जो भाई साहब का व्यवहार तो धीरे धीरे एकदम नरम हो गया था। और वो कई बार ऐसा होता था कि उनको डांटना चाहते थे लेकिन वो धीरज से काम लेते थे और चुप रह जाते थे। और शायद ये भी उन्हें समझ में आने लगा था कि उनको डांटने का अधिकार अब उन्हें रह नहीं गया है, क्योंकि जब मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूँ और वो छोटा भाई इतनी आराम से इतनी आसानी से इन सारे कार्यों को कर रहा है, तो फिर ये कैसे मैं उसको डांट सकता हूँ। और इसका असर ये हुआ था कि जो छोटे भाई थे वो बहुत स्वच्छंद हो गए थे, अर्थात एकदम स्वतंत्र हो गए थे। अब उन्हें किसी का भी डर नहीं रह गया था और वो बहुत आराम से खेलने कूदने जाते थे, और उनको ऐसा लगता था कि मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, मेरी तकदीर यानी मेरा भाग्य इतना तेज है कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा। और जो थोड़ा बहुत डर था और जो थोड़ा बहुत वो डर की वजह से पढ़ते थे बड़े भाई साहब के डांट की वजह से, तो अब बड़े भाई साहब ने डांटना भी कम कर दिया था, छोड़ दिया था, अर्थात कम कह सकते हैं। तो उसका भी असर अब धीरे धीरे जाता रहा था, और जो लेखक थे उनको अब पतंग उड़ाने का बहुत नया नया शौक लगा हुआ था, और सारा समय वो पतंगबाजी में ही अपना बिताने लगे थे। और फिर भी ये था कि वो इतना सब होने के बावजूद भी बड़े भाई साहब का अदब यानी इज्जत तो करते ही थे, तो उनसे अपनी नजरें बचाकर यानी छुप छुपा करके ही वो पतंगे उड़ाया करते थे। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी करना, और ये सभी समस्याएं जो थी और ये सभी जो काम होते थे वो बहुत ही गुप्त तरीके से यानी छुपा करके एकदम से करते थे, और इन सभी परेशानियों का हल भी निकालते थे और सोचते थे कि बड़े भाई साहब को कुछ पता ना चले। और ऐसा भी था कि शायद बड़े भाई साहब को संदेह होता था, यानी कोई कोई डाउट होता था उनको, लेकिन फिर भी ये चीज था कि अब लेखक के मन में भी अपने बड़े भाई के लिए उतना मान सम्मान इज्जत नहीं रह गया था, और जो उनके बड़े भाई थे वो भी अब नरम हो गए थे। उन्होंने भी देखा कि भाई इसको डांटने का और ये सब उपदेश देने का हक धीरे धीरे मेरा जा रहा है, क्योंकि मैं खुद ही फेल हो रहा हूँ। उसी तरीके से दिन बीतते रहे, और एक दिन शाम का समय था। हॉस्टल से दूर जो लेखक थे वो एक पतंग कटी हुई थी उसको लूटने के लिए बेतहाशा दौड़े जा रहे थे, और उनकी जो आंखें थी वो आसमान की तरफ थी, क्योंकि पतंग आसमान से आ रही थी। तो उसी को देखते हुए वो दौड़ते हुए जा रहे थे, और जो पतंग था वो धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा था, और लेखक को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आत्मा स्वर्ग से निकल करके और नीचे आ रही हो अपने नए संस्करण के लिए, अर्थात नया जीवन आरंभ करने के लिए। उसी तरीके से जो बच्चों की सेना थी वो भी उस पतंग को लूटने में लगी हुई थी। और ऐसा होता है कि जो पतंग होता है वो एक पेड़ में जाकर के अटक जाता है, और सभी बच्चे बांस या फिर लकड़ी जो भी ले रहता है उसको लेकर के दौड़ते हैं, और किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं होती थी, क्योंकि सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस पतंग में ही होता था, और देखते भी आकाश की तरफ थे कि कहीं कहीं दूसरी तरह न चली जाए।
और फिर देखते हैं कि जहाँ पे सब कुछ समतल है, ना मोटा कार है, ना ट्रम है, ना गाड़ियां हैं, अर्थात वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कुछ खतरा नहीं है और सबके सब उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पतंग पाने के लिए दौड़ते रहते हैं। तभी उनकी जो निकी पतंग को पकड़ने के चक्कर में उनकी जो मुठभेड़ होती है वो अपने बड़े भाई साहब से हो जाती है, जो बाजार से लौट रहे थे। तो उन्होंने वहीं पर अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ लिया, अर्थात लेखक का, और बहुत ही गुस्से में उन्होंने कहा कि अब तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसे आवारा लड़कों के साथ में, और इतने सस्ते पतंग के लिए तुम दौड़ रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और तुम्हें इस बात का भी अब कोई लिहाज नहीं रह गया है कि तुम ऊंची क्लास में आ गए हो, 8वीं में आ गए हो, मुझसे सिर्फ एक ही क्लास नीचे रह गए हो, तो अर्थात तुम्हें उस क्लास में अगर आ गए हो तो उस हिसाब से पढ़ाई भी करनी चाहिए। और आखिरकार आदमी को अपनी पोजीशन का भी ख्याल रखना चाहिए। अर्थात वो लेखक को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर तुम 2 बार से क्लास में प्रथम आ रहे हो तो कोशिश करो कि इस बार भी तुम प्रथम ही आओ। कहीं ना कहीं वो ये भी समझाना चाहते थे उनको। और प्रथम आने के लिए जाहिर सी बात है कि न सिर्फ प्रथम आने के लिए, पास होने के लिए भी ये जरूरी होता है कि पढ़ा जाए और मेहनत किया जाए। जबकि लेखक तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे, उल्टा उन्होंने नए नए शौक पाल रखे थे पतंग उड़ाने के और लूटने पतंग। और फिर वहीं वो कहते थे कि एक ऐसा भी जमाना था, ये लेखक के बड़े भाई साहब कह रहे थे कि एक ऐसा भी जमाना था कि जब लोग 8वीं कक्षा पास करने के बाद ही नायब तहसीलदार बन जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे में मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। अर्थात वो ये बता रहे थे कि उससे भी बहुत पहले के जमाने में ऐसा था कि जो सिर्फ 8th स्टैंडर्ड को पास कर लेता था तो वो नायब तहसीलदार बन जाता था, और जो 10th मिडलचियो यानी 10th या फिर 12th पास कर लेता था तो वो एक फर्स्ट क्लास का अधिकारी, मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट बन जाता था। और कितनी ही ऐसे लीडर हैं, समाचार पत्रों के संपादक है, जो सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही पढ़े थे और बड़े बड़े विद्वान उनकी मातमी में काम करते थे। और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लड़कों के साथ में कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। अर्थात वो ये समझा रहे हैं कि जब 8वीं क्लास में पास करके नायब तहसीलदार बना जा सकता है और 10 पास करके, 12 पास करके फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट बना जा सकता है, तो तुम भी तो 8वीं क्लास में हो। और 8वीं क्लास में आने के बाद तुम ऐसे आवारा लड़कों के साथ में सिर्फ और सिर्फ पतंग बाजी कर रहे हो, कनकौवे अर्थात पतंग उड़ा रहे हो और कटी हुई पतंग को लूटने के लिए दौड़ रहे हो इधर से उधर। और मुझे तो तुम्हारे इस कम अकली पर दुख होता है, अर्थात मुझे तुम्हारी इस बेवकूफी पर दुख हो रहा है। और तुम बुद्धिमान हो और तुम प्रतिभावान हो, तुम्हारा दिमाग काफी तेज है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इसको तुम अपने लिए हथियार के रूप में प्रयोग करो, न कि इसका घमंड या फिर अभिमान करके उसी की वजह से तुम अपने को कहीं मुसीबत में डाल दो या कहीं और नीचे गिर जाओ। लेखक के बड़े भाई साहब उनको समझाते हैं, कहते हैं कि तुम ये सोचते होगे कि मैं तो तुमसे सिर्फ एक ही क्लास आगे हूँ, अर्थात तुम मुझसे एक ही क्लास पीछे हो और अब तुम्हें कुछ भी कहने का मुझे हक नहीं है। तो ये तुम्हारी गलती है। मैं भले तुम्हारे क्लास में बराबरी भी पे भी आ जाऊं, लेकिन मैं तुमसे हमेशा 5 साल बड़ा रहूंगा। और चाहे तुम मेरी इज्जत करो ना करो, क्लास की वजह से, अर्थात एक ही क्लास में पढ़ने की वजह से हम तुम ये मान सकते हो कि अरे तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी जो मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ तो वो तो मैं तुमसे हमेशा ही रहूंगा। और उसमें कोई संदेह नहीं है कि जो भी इंसान बड़ा होता है तो जो उसका अनुभव में होता है वो भी उससे बड़ा होता है। अर्थात उसने जो जीवन से, समाज से, लोगों से जो ज्ञान लिया है वो उसमें हमेशा आगे ही रहेगा। तो वहीं वो कहते हैं कि तुम कितने भी आगे निकल जाओ, कभी ऐसा भी समय आ सकता है कि तुम मेरे ही साथ क्लास में रहो और ऐसा भी समय आ सकता है कि तुम मुझसे आगे भी क्लास में चले जाओ, लेकिन फिर भी तुम मुझसे 5 साल छोटे रहोगे। और ये जो 5 सालों का अंतर है उम्र का, अनुभव का, इसको तुम क्या कोई ईश्वर भी नहीं मिटा सकता है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा ही 5 साल बड़ा रहूंगा। और जो जिंदगी का तजुर्बा है तुम उसमें भी मुझसे कोई बराबरी नहीं कर सकते हो, चाहे तुम बहुत बड़ी से बड़ी डिग्रियां हासिल कर लो, एमए हो, डी फिल हो, डीलिट ही क्यों ना कर लो, अर्थात बड़ी से बड़ी डिग्रियां भी हासिल कर लोगे तो भी मैं हमेशा तुमसे 5 साल बड़ा ही रहूंगा और जिंदगी के तजुर्बे में भी तुमसे हमेशा आगे ही रहूंगा और तुम उसमें मुझसे कोई बराबरी नहीं कर सकते हो। फिर आगे वहीं वो कहते हैं कि जो समझ होती है वो सिर्फ किताबों को पढ़ने से नहीं आती है बल्कि दुनिया को देखने से आती है। जैसे कि हमारी अम्मा है या फिर दादी हैं,
उन लोगों ने कोई दर्जा पास नहीं किया था, और दादाजी भी शायद 5वीं या 6वीं कक्षा तक ही पढ़े थे और उसके आगे नहीं पढ़ पाए थे। लेकिन हम दोनों चाहे जितना भी दुनिया का पूरा ज्ञान ले ले, फिर भी दादी और अम्मा की समझ के आगे, और जो उन्होंने हमको सुधारने का अधिकार जो उनके पास है, और जो उनका जो जीवन का ज्ञान है, वो सब हम लोग उनसे कम ही रहेंगे, चाहे हम कितना भी पढ़ लिख लें। और हम सिर्फ इसलिए भी ये नहीं कह सकते कि वो हमारे जन्मदाता हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान करना है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए भी हमें उनका मान सम्मान हमेशा करना पड़ेगा और उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो जीवन का तजुर्बा है वो हमेशा हमसे ज्यादा रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें मालूम नहीं हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। अर्थात वो उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो किताबों में लिखा हुआ ज्ञान है कि अमेरिका में कितने राज्य की कैसी राज व्यवस्था है, हेनरी कितने थे, उन्होंने कितने विवाह किए थे, आकाश में कितने ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, ये सारी बातें शायद हमारे माता पिता दादा दादी को नहीं पता हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी जीवन की बातें हैं जो उनका जो ज्ञान है वो हमसे और तुमसे बहुत अधिक ज्यादा है, और वो इस वजह से है क्योंकि वो हमसे बड़े हैं उम्र में, तजुर्बे में, इसीलिए। फिर वो आगे कहते हैं कि ईश्वर न करे, लेकिन अगर ऐसा हो कि आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। अर्थात वो ये कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई परेशानी या मुसीबत आ जाए तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, अर्थात तुम परेशान हो जाओगे, और दादा को तार देने के सिवा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारी जगह दादा होंगे तो वो किसी को तार नहीं देंगे, ना ही घबराएंगे, ना बदहवास होंगे, बल्कि वो खुद उस तकलीफ का या फिर उस रोग का पहचान करके उसका इलाज करने का प्रयास करेंगे, और अगर वो उसमें सफल हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे किसी डॉक्टर को दिखाएंगे। अर्थात उन्होंने एक बहुत छोटे से उदाहरण से अपने छोटे भाई को समझाने का प्रयास किया कि आज के समय में अगर कोई मुसीबत मुझ पे आ जाए तो तुम तुरंत क्या करोगे कि खुद से उस परेशानी को हैंडल नहीं करोगे, और उसकी जगह पे क्या करोगे, दादाजी को बुलाओगे। और वहीं जो दादाजी आएंगे तो दादाजी किसी को नहीं बुलाएंगे, वो खुद से उसको परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अगर परेशानी उससे भी बड़ी हुई, अर्थात अगर बीमारी बहुत ज्यादा बड़ी हुई, तो वो डॉक्टर को बुलाएंगे और मुझे ठीक करेंगे। तो वहीं वो कह रहे हैं कि तुम सिर्फ इतना ही जानते हो कि महीने भर का खर्चा कितना होता है और उसको कैसे चलाया जाता है, और जो कुछ भी दादाजी भेजते हैं उसको हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से हम मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम पर और तुम पर खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में ही दादाजी ने अपनी पूरी उम्र का एक बड़ा सा हिस्सा जी लिया है, और वो भी काफी इज्जत और नेक नामी के साथ, यानी अच्छे कार्यों के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया है और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, जिसमें कि सब मिलाकर के 9 आदमी थे। अर्थात उनके बड़े भाई साहब बता रहे हैं कि हमारे दादाजी की जो इनकम थी वो हमको जितना भेजते हैं यहाँ हॉस्टल में रहने के लिए, उससे भी आधे में वो इतने बड़े परिवार का खर्चा चलाते थे, और किसी को पता भी नहीं चलता था, और इज्जत और अच्छे काम, अच्छे नाम के साथ में वो अपने परिवार को चलाते थे। तो जो ये सारी सीख होती है वो किसी किताब में नहीं मिलती है, बल्कि उन्होंने अपने अनुभव से ये सब सीखा है, और परेशानियों को कैसे हैंडल करना है ये भी सीखा है। तो ये सारी चीजें हमें उम्र के साथ और अनुभव के साथ सीखने को मिलती हैं, किसी किताब में नहीं। फिर वो लेखक के जो बड़े भाई साहब थे उनको समझाते हुए कहते हैं कि तुम अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, वो एमए हैं और वो भी यहाँ पे नहीं पढ़ा हुआ है, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और 1000 रुपए पाते भी हैं। तो अभी यहाँ पे कोई सोचेगा कि अरे 1000 रुपए पाते हैं, तो 1000 रुपए उस समय के लिए आज के हिसाब से 1 लाख रुपए के बराबर है। तो कहते हैं कि इतना रुपए पाने के बाद भी उनके घर का इंतजाम वो ठीक से नहीं कर पाते थे, और उनकी जो माँ है वो काफी बूढ़ी है और उनके पास कोई डिग्री भी नहीं है, और जब हेडमास्टर साहब पहले घर का इंतजाम खुद करते थे तो उनका खर्चा पूरा नहीं हो पाता था और उन्हें किसी से और उधार लेना पड़ता था। और जबकि उनकी माताजी ने जब से घर का पूरा प्रबंधन यानी घर का पूरा देखभाल वो सब अपने हाथों में लिया है, तो जैसे लग रहा है कि वो घर में लक्ष्मी आ गई है, क्योंकि उतने ही रुपए में पूरे घर का खर्चा चल भी जा रहा है और बच भी जा रहा है।
तो वही वो समझाते हुए कहते हैं कि अपने मन से घमंड को निकाल देना चाहिए और तुमको ऐसा ही करना होगा, क्योंकि तुम मेरे समीप आए हो, यानी कि तुम मेरे पास हो और अब स्वतंत्र भी हो। क्योंकि तुमने जो क्लास में प्रथम आए थे, जिससे तुम्हारे स्वभाव में भी परिवर्तन हुआ था, जो तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम अपने आप को बहुत स्वतंत्र महसूस कर रहे हो और घमंडी भी हो गए हो। लेकिन एक चीज याद रखना कि जब भी मैं तुम्हें गलत रास्ते पर चलते हुए देखूंगा, तो मैं तुम्हें वो तो नहीं करने दूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें उस रास्ते पर जाने से रोकूंगा, और उसमें रोकने में ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हें कभी एक थप्पड़ भी मार दूं। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें इस समय बहुत खराब लग रही होंगी, लेकिन ऐसा भी है कि जो बातें अभी खराब लग रही हैं उसी से तुम्हारा भविष्य भी सुधर सकता है, और मेरा अधिकार है कि मैं तुमको गलत रास्ते पर जाने से रोकूं। और जो लेखक थे वो अपने बड़े भाई की इन सब बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, और उन्हें शायद कहीं न कहीं वो चीज़ समझ में भी आ गई थी। इसलिए वो उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, यानी अपना सिर झुका लेते हैं। और मुझे अपनी गलती का आज बहुत एहसास हुआ। ऐसा लेखक सोच रहे थे कि मैं बहुत छोटा हूँ, और सिर्फ उम्र में ही नहीं, मैं मेरी हरकतों और मेरे जो काम थे, मेरी जो सोच थी, उसकी वजह से भी बहुत छोटा हो गया हूँ आज भाई साहब के सामने। और उनके मन में अपने बड़े भाई के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, और उनकी आंखें जो थी वो भर जाती हैं, और वो भरे हुए आंखों से ही वो कहते हैं कि हाँ, आपका मुझ पर बहुत अधिक अधिकार है, आप जो कह रहे हैं वो सब सही है, और मैं कोशिश करूंगा कि आगे से आपकी हर बात को मानूं और ऐसा कुछ ना करूं जिससे आपको दुख हो। तो फिर उनके जो बड़े भाई होते हैं वो उनको गले लगा लेते हैं, और उनके बड़े भाई बोलते हैं कि मैं तुम्हें पतंग उड़ाने से मना नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी मन करता है, लेकिन मैं क्या करूँ, क्योंकि अगर मैं खुद गलत रास्ते पर चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकूंगा, और मेरा कर्तव्य यही है कि मैं स्वयं किसी गलत रास्ते पर न जाऊं, तभी तो मैं तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल बन सकता हूँ, तुम्हें एक सही राह दिखा सकता हूँ। तो वही वो कहते हैं कि कर्तव्य का जो रास्ता होता है उस पे चलना ही पड़ता है, और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो मुझे सही रास्ते पर चलना पड़ेगा। और संयोग से ऐसा होता है कि उसी समय पे एक पतंग कट करके आती है जो लेखक के ऊपर से जाती है, और उसकी डोर लटक रही होती है, और बड़े भाई साहब जो थे उनकी हाइट काफी अच्छी थी, तो उन्होंने देखा भी और लेखक ने भी देखा कि उस पतंग के पीछे बहुत ढेर सारे लड़के ग्रुप बना करके आ रहे थे उसको लूटने के लिए या पकड़ने के लिए। तो उसी समय बड़े भाई साहब जो थे वो उछल करके उस पतंग की डोर को पकड़ लेते हैं, और बेतहाशा दोनों यानी बिना कुछ सोचे समझे हॉस्टल की ओर दौड़ने लगते हैं। सार भी यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं जो छोटे ही हैं, परंतु उनसे भी एक छोटा भाई है उनका, और वे उससे कुछ ही साल बड़े हैं, परंतु उनसे बड़ी बड़ी आशाएं की जाती हैं। बड़े होने के कारण वे खुद ही यही चाहते हैं कि वे जो भी कुछ करें छोटे भाई के लिए प्रेरणादायक हो। और भाई साहब उससे 5 साल बड़े हैं, बड़े भाई साहब जो हैं, लेकिन वो उनसे सिर्फ 3 ही कक्षा आगे पढ़ते, यानी 3 ही क्लास आगे हैं, और वो अपनी शिक्षा की नींव मजबूती से डालना चाहते थे ताकि वे आगे चलकर अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। वे हर कक्षा में एक साथ, और दूसरी तरफ उनके छोटे भाई थे अर्थात लेखक थे कि उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, और वो 1 घंटे भी अगर किताब लेकर के बैठ जाते थे तो उनके लिए वो किसी पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम लगता था, और जैसे ही उन्हें जरा सा भी मौका मिलता था वो खेलने के लिए मैदान में पहुंच जाते थे। लेकिन जैसे ही खेल खत्म करके वो कमरे में आते थे तो भाई साहब के गुस्से का रूप देख करके वो काफी डर जाते थे। और बड़े भाई साहब भी ऐसे थे कि जो छोटे भाई को डांटते हुए कहते थे कि वो इतना सुस्त है और बड़े भाई को देखकर भी कुछ नहीं सीखता है, और अगर लेखक अपनी उम्र इसी तरह गंवाना चाहते हैं, अर्थात तो उन्हें पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ खेलने में ही अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, तो उन्हें घर चले जाना चाहिए और मजे से गांव में जा करके गुल्ली डंडा खेलना चाहिए। कम से कम दादा दादी के जो कड़ी मेहनत की कमाई है उसको तो बर्बाद नहीं करना चाहिए। भाई साहब का यह उपदेश बहुत अच्छी तरीके से देते थे, अर्थात कह सकते हैं कि इन्होंने कहीं पर यहाँ पे व्यंग ही किया है कि वो ऐसी बातें करते थे कि वो सीधे दिल में चुभ जाती थी, और उनकी जो डांट फटकार थी उसका असर काफी समय तक रहता था। लेकिन 1-2 घंटे के बाद फिर वहीं छोटे भाई साहब के दिमाग में वही सारी चीजें आ जाती थी। सिर्फ वो 1 घंटे का जो समय था बस उसी समय में वो सोचते थे कि हाँ मैं बहुत पढ़ूंगा,
और टाइम टेबल बनाऊंगा और उसका पालन करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता था। वो टाइम टेबल बनाते कुछ और थे और होता कुछ और था। और जब वार्षिक परीक्षा यानी फाइनल एग्जाम हुआ तो उसमें बड़े भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गए। और लेखक पास ही नहीं हुए बल्कि अपनी क्लास में प्रथम भी आए थे। अब लेखक और बड़े भाई साहब के बीच केवल 2 साल का ही अंतर रह गया था। इस बात से उन्हें अपने ऊपर थोड़ा सा घमंड भी आ गया था और उनके अंदर आत्मसम्मान भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो अपने बड़े भाई साहब से डरते नहीं थे और वो ये सोचने भी लगे थे कि भाई ये तो फेल हो गए हैं और जब वह उनकी कक्षा में आएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये बड़े भाई साहब सोचते हैं। लेकिन छोटे भाई साहब ऐसे थे, छोटे भाई अर्थात लेखक, कि वो बिना परिश्रम किए ही थोड़ा बहुत पढ़े ही क्लास में प्रथम आ जा रहे थे। फिर भी जो बड़े भाई साहब थे वो आगे की कक्षाओं की कठिनाइयों को समझाने का उन्हें प्रयास करते थे कि कितना कठिन होता है इंग्लिश पढ़ना। अलजेब्रा और ज्योमेट्री करते हुए तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा, तब तो उन्हें पता ही चलेगा बादशाहों के नाम याद रखने में ही कितनी परेशानी होती है। और परीक्षा में कहा जाता है कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो जो कि 4 पन्नों से कम नहीं होना चाहिए। अब आप ही अपनी कॉपी सामने रखकर उसकी कलम हाथ में लेकर सोच सोच कर पागल होते रहते हैं। और लेखक सोच रहा था कि अगर पास होने पर इतनी बेइज्जती हो रही है तो वह फेल हो गए होते तो शायद ऐसा होता कि बड़े भाई साहब उनके प्राण ही ले लेते। और इतनी बेइज्जती होने के बाद भी लेकिन ऐसा था कि लेखक का पुस्तकों के प्रति कोई प्रेम या कोई रुचि उत्पन्न नहीं होती थी और जब भी उन्हें खेलकूद का अवसर मिलता था तो वो उसमें ही जुट जाते थे। पढ़ते थे लेकिन बहुत कम पढ़ते थे, बस इतना ही पढ़ते थे कि कक्षा हो अर्थात अच्छी तरीके से पास हो जाए। और फिर से एक बार फाइनल एग्जाम आया और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वापस से लेखक कक्षा में प्रथम आ गए और उनके जो बड़े भाई साहब थे वो फिर से फेल हो गए। और जब परीक्षा का परिणाम यानी रिजल्ट सुनाया गया तो बड़े भाई साहब बुरी तरीके से रोने लगे थे और उनको ऐसा देख करके रोता हुआ लेखक भी रोने लगे थे। और भाई का जो स्वभाव था पहले से थोड़ा नरम भी हो गया था। कई बार वो लेखक को डांटने का अवसर होने के बावजूद भी नहीं डांटते थे और शायद उन्हें खुद ही लगने लगा था कि अब उनके पास लेखक को डांटने का अधिकार नहीं है और अगर मैं भी बहुत कुछ ऐसा ही करते रहूंगा तो फिर उसका असर उस पर और भी गलत पड़ सकता है। और अब लेखक कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए थे और बड़े भाई साहब की जो सहनशीलता थी उसका वो गलत उपयोग कर रहे थे। और उनके अंदर एक ऐसी धारणा ने जन्म ले लिया था कि वो चाहे पढ़े या ना पढ़े पास तो हो ही जाएंगे और उनकी किस्मत बहुत अच्छी है, इसीलिए बड़े भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते थे वो भी उन्होंने अब बंद कर दिया था। और उनको एक अब नया शौक लग गया था पतंगबाजी का और वो सारा समय उसी में अपना व्यतीत करने लगे थे। फिर भी वो बड़े भाई साहब की इज्जत करते थे और उनकी नजरों से छिपकर करते थे। एक दिन शाम के समय में हॉस्टल से दूर लेखक एक पतंग को उड़ाने के लिए बिना किसी की परवाह किए दौड़ते जा रहे थे कि तभी अचानक उनका सामना उनके बड़े भाई से हो जाता है जो कि बाजार से लौट रहे थे शायद। और उन्होंने वहीं पर उनका हाथ पकड़ लिया और बड़े क्रोधित भाव से बोले कि इन बेकार के लड़कों के साथ तुम्हें बेकार के पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आती है? तुम्हें इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अब छोटी कक्षा में नहीं रह गए हो बल्कि अब तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो और मुझसे सिर्फ एक ही क्लास पीछे हो। आखिर आदमी को थोड़ा तो अपनी पदवी के बारे में सोचना चाहिए। और ये जो समझ होती है वो किताबों के पढ़ने से नहीं आती है बल्कि दुनिया को देखने से आती है। और बड़े भाई साहब लेखक को कहते हैं कि यह जो घमंड अपने दिल में पाल रखा है ना तुमने, बिना पढ़े कि पास हो सकते हो और उसके बाद लेखक का अर्थात मेरा तुम्हारे ऊपर डांटने का कोई अधिकार नहीं रह गया है, तो इसे निकाल दो क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और जब भी मैं तुम्हें गलत रास्ते पर जाते हुए देखूंगा तो मैं जरूर तुम्हें रोकूंगा। और बड़े भाई साहब कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो शायद मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार सकता हूँ अर्थात मैं बलपूर्वक भी तुम्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करूँ। और जो लेखक के बड़े भाई साहब थे वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे थे और जो लेखक थे वो भी सिर झुकाए हुए उनकी बातों को सुन रहे थे और उनको अपने छोटे होने का एहसास हुआ था। और उन्होंने माना कि हाँ सही में मैं इनसे उम्र में छोटा हूँ बल्कि मैं इज्जत में भी इनसे छोटा हूँ क्योंकि बड़े भाई साहब की जो बातें थी वो मेरे मन में उनके प्रति और भी ज्यादा श्रद्धा और इज्जत के भाव उत्पन्न कर रहे हैं। और उन्होंने लेखक के प्रश्नों का उत्तर नम आंखों से दिया और भाई साहब जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और उनको ये सब कहने का अधिकार है। और फिर लेखक और बड़े भाई साहब गले मिल जाते हैं और पतंग उड़ाने से कहते हैं उनके बड़े भाई साहब कि मैं तुमको मना नहीं कर रहा हूँ
लेकिन जब भी पतंग उड़ाओ तो उससे पहले ये भी देखो कि वो सही समय हो, पढ़ लिख लो, अपना समय बर्बाद ना करो। और वो वहीं पे अपनी बात भी बताते हैं कि मेरा भी मन करता है पतंग उड़ाने का, खेलने का, कूदने का, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते मेरे कर्तव्य है जिनका मैं पालन करता हूँ। और इत्तेफाक ऐसा होता है कि उसी समय एक पतंग कट करके आती है जो लेखक के ऊपर से आती है, और उसकी जो डोर थी वो लटक रही थी, तो जो लड़कों का झुंड था उसके पीछे, पतंग के पीछे दौड़ रहा था उसको लूटने के लिए। और बड़े भाई साहब की हाइट बहुत अच्छी थी तो उन्होंने उछलकर डोर पकड़ ली और बिना सोचे समझे हॉस्टल की ओर दौड़ने लगे, और लेखक भी उनके पीछे दौड़ रहे थे। इस पूरे पाठ में अगर हम ये देखें तो दूसरा ये भी कह सकते हैं कि हम अपने बड़ों का हमेशा मान सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि उनकी जो भी बातें होती है वो हमारे ही भले के लिए होती हैं। और जो पहले के लोग थे या फिर अभी के भी कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं कह सकते हैं कि वो नहीं पढ़े लिखे हैं तो उनके ज्ञान नहीं है उनके पास, ऐसा नहीं है। उनके पास जीवन के तजुर्बे का ज्ञान होता है, उन्होंने जो दुनिया से, समाज से जो सीखा है उसका ज्ञान होता है, और किताबी ज्ञान से कहीं ना कहीं वो ज्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। लेखक भी हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस पाठ के माध्यम से बड़े बुजुर्गों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति सम्मान करने की भी बात कहीं न कहीं लेखक ने कही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।